साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं चल रही हैं और जिसने भी एग्ज़ाम दिया है या एनालिसिस अगर नहीं देखा है तो आप एनालिसिस भी देख सकते हैं। चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड किया गया हुआ है, जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और बहुत जल्दी टाइम पर आप सारी चीज़ें समझ जाएं। तो उनको ध्यान में रखते हुए और आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो एसएससी का पैटर्न है, वो पैटर्न हर एक एग्ज़ाम में फॉलो भी हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या एक नई सीरीज़ चलाई है, जिसमें हम एसएससी सीपीओ, स्टेनो या जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। सपोज जीके में जितनी भी शिफ्ट हुई होंगी, एसएससी सीपीओ की 9 शिफ्ट हुई थी, उन 9 शिफ्ट का जीएस हम पार्ट वाइज सारा चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आप जल्दी जल्दी एक बार पूरा का पूरा कवर कर लें और जिससे कि उससे कोई भी एक रिपीट होता है क्वेश्चन तो वो आपका स्किप ना हो। चलिएगा, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी गायक की विशेषताओं में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पूरब मृदु और गंभीर, पंजाब अत्यधिक चपल। तो ऑप्शन दे रखे थे, ना तो एक और ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल एक केवल दो। आंसर है एक और दो दोनों। तो ठुमरी गायकी की विशेषता है पूरब में मृदु और गंभीर, जबकि पंजाब में अत्यधिक चपल। नेक्स्ट है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आंसर हो जाएगा चौथी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो क्या उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पांचवी पंचवर्षीय योजना चली कब से कब तक थी? 1974 से 1979 तक ये चली और पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता। निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, 1956 से 1951 तक, 61 तक ये सेकंड वाली चली। सेकंड वाली का उद्देश्य था भारी उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र मतलब हम कह सकते हैं भारी उद्योग थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तीसरी की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली और इसका प्राथमिक क्षेत्र, इसका उद्देश्य था थर्ड वाली का खाद्यान्न और उद्योग। तो थर्ड पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था खाद्यान्न और उद्योग। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई थी। शुरुआत 1 अप्रैल 1951। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना है हेराल्ड डॉमर समृद्धि मॉडल पर। सेकंड पंचवर्षीय योजना थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। और चौथी योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि चौथी पंचवर्षीय योजना में थी और चौथी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यह है, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य 3 वार्षिक योजनाएं 7वीं और 8वीं के बीच 2 चलाई गई थी। 2 बार छठी योजना का शुरुआत, जो कि अनवरत योजना के नाम से प्रसिद्ध है, इसे शुरू किया था डीटी लकड़वाला ने। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सभी कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीएनपी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित आय, घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। तो ये आंसर था जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित आय। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है एनडीपी। तो एनडीपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस ह्रास। ये भी एक फॉर्मूला है जो आ सकता है अगर क्वेश्चन में आता है। तो जीडीपी इक्वल्स टू एनडीपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो क्या हो जाता है?
जब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा देते हैं तो ये निवल घरेलू उत्पाद होता है। निवल घरेलू उत्पाद मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे कि एनडीपी कहते हैं। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। इसमें हमें बताना है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजा-उद-दौला के बीच। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी से की तरफ से थे, और जबकि जो संयुक्त सेनाएं थी मुगलों की वो मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजा-उद-दौला उनके साथ थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन जाता है। अब वो क्वेश्चन क्या बनता है? वो क्वेश्चन बन जाता है कि बक्सर का युद्ध हुआ कब? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार निम्न में से कोई सा कोड शुष्क सर्दियों की साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन है ईटी, सेकंड है ईएफ, थर्ड है डीएफ, फोर्थ है डीडब्ल्यू। तो आंसर हो जाएगा डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू क्या है? कोपेन के अनुसार एक शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करने के लिए कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की भूराजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को कहा जाता है? मुगल साम्राज्य की भूराजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता था? तो मुगल राजस्व साम्राज्य में भूराजस्व प्रणाली के लिए संदर्भ में जो कर लिया जाता था उसको कहा जाता था जमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पारिस्थितिकी में डैश को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। आंसर है जैव भार उत्पादकता। तो जैव भार उत्पादकता को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सिंपल क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा चंदेल वंश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है कोसी, जबकि ब्यास, रावी और सतलज सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? महान्यायवादी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से बेरियम परऑक्साइड का सूत्र कौन सा है? तो बेरियम परऑक्साइड का सूत्र है BaO2। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय। इसके अलावा बात करते हैं मानसून के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है। यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, केबी की परिभाषा क्या है? परिभाषित मान, तो केबी का परिभाषित मान है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 JK की घात जूल किलोग्राम -1। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है, यह मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए विभिन्न रिट जारी कर सकता है, यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है, यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, लेकिन ये राष्ट्रपति का अपना मन होगा कि वो उसे माने या ना माने, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन वो उसको सलाह दे सकता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 51A का के पार्ट। ठीक है, 51A के पार्ट। नेक्स्ट है, कार्बन काल निर्धारण यानी डेटिंग का क्या अर्थ है? बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनके आयु की गणना करने की विधि कार्बन काल निर्धारण या कार्बन डेटिंग विधि कहलाती है। नेक्स्ट है, इसके आने के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक जारी रहती है, इसे मानसून के रूप में जाना जाता है या मानसून पूर्व वर्षा में नहीं होती। तो प्रस्फोट है
जो प्रस्फोट के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाएगी, कई दिनों तक होती रहेगी, ये मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। सीधी बात है, बहुत दिनों से वर्षा हो रही है लगातार और तो वो प्रस्फोट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति कौन थी, भीकाजी कामा, और कब, अगस्त 1907 में। अब आंसर है उन्होंने कहाँ पर ये ध्वज फहराया था, तो ध्वज फहराया गया था जर्मनी में। सीधी सीधी बात है, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में भारतीय ध्वज पहली बार फहराया और इस तरीके से वो भारतीय ध्वज फहराने वाली विदेशी धरती पर पहली व्यक्ति बन गई। नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। हेलियंथस एनस, सैक्रम ऑफिसिनारम, हर्बिडिया हेप्टान्यूरॉन या बेलिस पेरेनिस। तो आंसर है हर्बिडिया हेप्टान्यूरॉन, जो कि अपनी पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कब और कहाँ आयोजित किया गया, जिसे पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था। तो लंदन 2018 में पहला एथलेटिक्स विश्व कप आयोजित किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। क्वेश्चन है, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना कब, 1829 में, और बनाया किसने, बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है, अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के अनुपात को क्या कहा जाता है, जीडीपी अपस्फीति कारक। तो अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के अनुपात को जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में प्राप्त किया। तो कथक गुरु को 1992 में क्या मिला, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। कथक गुरु, तो सब क्वेश्चन बन जाता है शोभना नारायण किससे संबंधित है, कथक से। ठीक है, 1992 में पद्म श्री मिला। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। ऐसे ही हम आपको पार्ट वाइज क्वेश्चंस लाते रहेंगे शिफ्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।